हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। फ्री पीडीएफ नोट्स आपको दे दिए जाएंगे जो कि आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल @class11 ESP पे। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई क्वेरी होती है तो इंस्टा पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हम जो हैं इंसान, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। एक सोसाइटी में जब रहते हैं तो देखो, अगर उस सोसाइटी में कैसा होगा अगर रूल्स ना हो, कैसा होगा अगर किसी पे कंट्रोल ना हो, तो भाई ऑब्वियसली सब कुछ बहुत बेकार हो जाएगा, है ना। सारी जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। तो हमें चाहिए होता है कि एक ऐसा रूल जो हमारी कंट्री को चलाए, ठीक है, ऐसा रूल जो हर कोई माने। तो वही रूल्स की जो बुक होती है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। बेसिकली जो बेसिक रूल्स होते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए, उसकी जो बुक होती है उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिकली ये एक किताब है, एक बुक है, और ये एक रूल बुक है। किसी भी कंट्री को जब हम चलाते हैं तो उसके लिए वो रूल्स इसमें लिखे जाते हैं। इसमें लिखा है कि क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते, और कोई भी जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। पीएम के पास कितनी पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर होती है, सीएम के पास कितनी पावर होती है, ये सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी जाती हैं। सो एक इंसान एक सोशल एनिमल होता है। मींस ह्यूमंस लिव एंड ग्रो इन ग्रुप्स। आप बचपन से लेकर जब तक बड़े होते हो आप ग्रुप में रहते हो। सोसाइटी में बहुत सी कम्युनिटीज मिलकर एक सोसाइटी बनाती है। ओके, बहुत सारे लोग मिलकर एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए चाहिए ताकि हम सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें, सारी कम्युनिटीज़ को मैनेज किया जा सके। सो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स वी कैन से, जिसमें एक ऐसी बुक जहाँ पे सब लिखा होगा कि गवर्नमेंट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कोई भी स्टेट कैसे काम करता है, कैसे स्टेट चलता है। ये सारी की सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी जाती हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप एक सोसाइटी में रहते हो, बहुत सारे लोग कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो अगर रूल्स नहीं होंगे तो भाई सारा मामला बिगड़ जाएगा। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए अपने को। सो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आखिर ये सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी अपने को, ताकि अपने को ये पता चले कि लीडर कौन है। ये नहीं ना हर गली में चौधरी बन जाए कि जी मैं हूं चौधरी, ऐसा नहीं हो सकता। कौन लीड करेगा, क्या वो करेगा, सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा होता है। पावर शेयरिंग के बारे में लिखा होता है कि भाई किसके पास कितनी पावर होगी। प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर होगी, सीएम के पास कितनी पावर होगी, किसी मिनिस्टर के पास कितनी पावर होगी, सब कुछ लिखा होगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से डिस्प्यूट्स नहीं होते, ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। सेटल्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल ग्रुप और गवर्नमेंट पार्ट्स। होता क्या है, अगर रूल्स नहीं होंगे तो हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, हम आए दिन किसी ना किसी से लड़ेंगे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन होता है अपने पास तो वो लड़ाई होने से रोकता है, इतनी जल्दी लड़ाइयां नहीं होने देता। और इसके अलावा गवर्नमेंट के भी जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, जुडिशरी है, ठीक है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, उसको भी क्लियरली बताया जाता है कि भाई आपका क्या काम है, आपको क्या करना है। माइनॉरिटीज जो होती हैं, ठीक है, जो कि माइनॉरिटी में है लोग, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। हम सभी को कुछ राइट्स मिले होते हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। तो आप मान के चलो कितना जरूरी हो जाता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन का होना। स्टेबिलिटी रहती है। जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता ना, देखो उधर आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आए दिन दंगे फसाद चलते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा अच्छे से, यूनिटी रहेगी देश में, और नेशनल गोल्स को भी लिखा जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि हमारे देश के कोर वैल्यूज क्या हैं, हमें अपने देश को कैसा देश बनाना है। जैसे सेक्युलरिज्म, अपने देश को सेक्युलर बनाना है, सोशलिज्म लाना है अपने देश में, समाज की भलाई करनी है, ये सारी बातें होती हैं। अकाउंटेबिलिटी, भाई जिम्मेदारी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी काम हो रहा है गवर्नमेंट का तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो लीडर्स हैं वो आंसर देंगे अगर गलत काम करते हैं तो। और एक कॉन्स्टिट्यूशन के होने से देश में यूनिटी रहती है।
एक ये रहता है कि हाँ भाई हम पूरे देश को चलाएंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, एक रूल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि बिना रूल्स के तो सोसाइटी जानवर जैसी हो जाएगी। तो ये सारी बातें आती हैं। अब आपसे ये बैकग्राउंड में अगर मैं पूछूं ये क्या है, ये एक फोटो है, यहाँ पे ये सारे लोग बैठे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है। ये बेसिकली एक असेंबली है। असेंबली मींस जहाँ पे लोग असेंबल होते हैं, जहाँ पे लोग एक जगह बैठते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है हमारी आज़ादी से पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो सारे के सारे जो हमारे देश के लीडर्स थे वो आके बैठते थे यहाँ पे और वो डिस्कशन करते थे कि आखिर हमारे देश को कैसे चलाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता था। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे थी, हाउ? तो देखो, चूजन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। हमारा जो इंडिया था, हमने ये सोचा था कि इसका डिवाइड कभी हम होने नहीं देंगे, इसका पार्टीशन, और पूरे इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमने बनाया था कि भाई पूरा जो अनडिवाइडेड इंडिया है सभी के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो 9th ऑफ दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। और जब पार्टीशन हुआ तो दोबारा से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग मिले, ठीक है, मेट अगेन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन 14th ऑफ अगस्त 1947। तो पहली मीटिंग याद रखना, इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन था, आखिर ये बनी कैसे। तो 1946 में इसको बनाया गया था, इस पूरी असेंबली को। बेसिकली इस असेंबली का काम क्या था, ये असेंबली का काम ही यही था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ये इनका काम था। और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कब बनाया गया था, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। देखो अपने यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स का रूल था, आपको पता है अंग्रेजों का रूल था। उन्होंने एक प्लान बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, इसके लिए एक प्लान बनाया। अपने कुछ मिनिस्टर्स को ब्रिटेन ने भेजा इंडिया में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनवाया कि आओ भाई बनाओ। तो टोटल इसमें 299 मेंबर्स थे जो कि अलग अलग प्रोविंसेस के थे पूरे इंडिया में से। कोई साउथ इंडियन था, कोई ईस्ट इंडियन, कोई वेस्ट इंडियन, कोई नॉर्थ ईस्ट, कोई नॉर्थ इंडियन, और अलग अलग प्रोविंसेस से, प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी जगह राजा महाराजाओं की, इंडिया में राजा महाराजा भी तो होते थे, तो उन लोगों को भी बुलाया गया कि बताओ भाई, सभी को रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया गया कि आप कैसा रूल चाहते हो देश के लिए, ठीक है। तो ये देखो अपना जब इंडिया बना नहीं था पूरा 1947 से पहले ही कुछ ऐसा दिखता था। जहां पे आपको येलो कलर नजर आ रहा है ये वो जगहें हैं जहां पे किसकी कंट्रोल थी, ब्रिटिशर्स की। जो अंग्रेज हैं वो सिर्फ येलो येलो वाले पे कंट्रोल करते थे। जितना भी ब्लू वाला एरिया आप देख पा रहे हो ये सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, यहाँ पे राजा महाराजाओं का रूल होता था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था। तो सभी को बुलाया गया, भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आओ और बताओ कैसे रूल्स बनाने चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, पर सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी का इन्फ्लुएंस था तो दैट वाज कांग्रेस पार्टी। और अगर लीडरशिप की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो अपने पहले प्रेसिडेंट भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट। लीडरशिप इन्हीं के हाथ में थी। और देखते हैं, अब कई जगह आपने भीमराव अंबेडकर जी की फोटो देखी है तो उनके हाथ में भारत का संविधान रहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक रहती है। ये बहुत फेमस है इनकी फोटो, क्योंकि जो उसका फॉर्मेट है, भाई इन्होंने लॉ वगैरह कर रखी थी, इनको सब पता था, नॉलेज बहुत थी इनके पास। पूरा जो फॉर्मेट है वो इन्होंने ही बनाया था, कह सकते हो ड्राफ्ट जो बनाया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, और इन्होंने ही फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज किया, है ना, चेक करके, सारे क्रॉस चेक करके चीजें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर तरीके के ग्रुप्स थे भाई, हर कम्युनिटी के, हर रीजन के, हर रिलीजन के, हर आइडियोलॉजी के, हर पॉलिटिकल पार्टी के। अब कह सकते हो कि ये जो असेंबली पूरी थी जहां कॉन्स्टिट्यूशन बनता था वहां सभी को मौका दिया गया था और डेमोक्रेटिक तरीके से बातचीत होती थी। वहां बात होती थी फ्रीडम, सभी को फ्रीडम थी, इक्वालिटी के साथ और जस्टिस के साथ बात होती थी। सभी की बातें सुनी जाती थी, उसके बाद डिसीजन लिए जाते थे और लगातार कंसेंट लिया जाता था सभी मेंबर्स का। डेलिब्रेशंस, बातचीत होती थी, डिस्कशंस होती थी, एग्रीमेंट बन रहा है सभी का, तभी उसको रूल को बनाया जाता था। तो ये नेचर है। अब देखो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके हमने जो प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस,
वो हमने अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कई जगहों से बोरो किया है। कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में से जो चीज़ें अच्छी लगी वो हमने अपने में डाल दी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यूएस, आयरिश, कैनेडियन, जर्मनी, फ्रेंच, साउथ अफ्रीकन, जापानीज, सारे कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़े। जो जो बातें इनकी अच्छी लगी हमने अपने में उसको एज इट इज डाल दिया। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले तो जब ब्रिटिशर्स थे अपने इंडिया में तो उन्होंने एक एक्ट बनाया था, ठीक है, 1935 में। इसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये कानून प्रॉपरली इन्होंने ही बनाया था, हमारा नहीं था। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने इसी एक्ट से बहुत सारे प्रोविजंस ले लिए। जैसे फेडरलिज्म ले लिया कि हम पावर को 2 स्टेट्स मतलब 2 लेवल पे वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। ये पावर है अगर सत्ता है देश की तो एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जैसे मोदी जी हैं, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट होगी जैसे योगी जी हैं यूपी में। तो इस तरीके से ये जो पावर को शेयर किया जाता है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, ये हमने इस एक्ट से लिया है। गवर्नर का काम जो होता है, हर स्टेट का गवर्नर होता है प्रोविंसेस में, तो वो भी हमने इसी एक्ट से लिया है। फिर है इमरजेंसी प्रोविजन, देश में कभी इमरजेंसी लगानी पड़े मुसीबत के समय तो ये प्रोविजन भी यहीं से आया है। और पब्लिक सर्विस कमीशंस जो आपके आईएएस वगैरह होते हैं, आईपीएस होते हैं, यूपीएससी होती है, ये सारा सिस्टम भी हमने इन्हीं से ही अडॉप्ट किया 1935 में जो एक्ट आया था। ओके जी, समझ आ गया। अब आगे देखो, ब्रिटेन के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, लोकसभा है, अपने यहाँ पे राज्यसभा है, ठीक है। तो ये हमने सिस्टम ब्रिटेन से लिया है। बाईकैमरलिज्म, ठीक है, बाईकैमरल पार्लियामेंट का मतलब होता है जब 2 हाउसेस होते हैं, तो हमारे यहाँ पे 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये भी हमने इन्हीं से ही लिया है। और रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून के आगे सभी लोग बराबर होते हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है रूल के आगे रूल, सब आगे हैं मतलब बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो, हीरो हो चाहे कोई भी गरीब हो। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, जो हम लॉ बनाते हैं अपने देश में, वो पूरा प्रोसेस हमने ब्रिटेन से लिया है, ये मान के चलो आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। जो हम सभी को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और जो हमारे यहाँ जुडिशरी, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी प्रेशर में काम नहीं करती, वो भी हमने यहीं से लिया है। जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने डिसीजंस को रिव्यू कर सकती है, ये भी हमने यहीं से लिया है। प्रेसिडेंट को हटाना, इसका इंपीचमेंट करना, वो भी हमने यूएस से लिया है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, देखो बहुत जगहों पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है पर रिटर्न में नहीं होता। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो प्रोविजन है लिखित में, अपना कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो भी हमने यूएस से ही लिया है। आयरिश, इटालियन, अगर मैं आपको बताऊं तो यहां से भाई आयरिश आई गेस आयरलैंड के लिए यूज होता है, यस। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो जो डीपीएसपी होते हैं, डीपीएसपी वो हमने लिए हैं इनसे। यानी कि एक तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये तो गारंटीड है आपको मिलने मिलने हैं। डीपीएसपी क्या है कि भाई कुछ भलाई का काम है। डीपीएसपी क्या है, कुछ अच्छे काम होते हैं, किसी को स्कॉलरशिप देना, किसी के लिए स्टडी को फ्री कर देना एंड ये सब बातें, तो ये डिपेंड करता है हर स्टेट के ऊपर। और राज्यसभा जो अपनी होती है उसमें कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है सीधा बिना इलेक्शंस के, वो आते हैं, ठीक है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। कनाडा से हमने फेडरलिज्म लिया है भाई। और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना मींस जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी जी वाली, तो मोदी जी के पास ज़्यादा पावर होती है पूरे देश में, तो वो हमने कनाडा से ही लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन लिया है। इसका मतलब क्या होता है, एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट, और एक होता है कॉन्करेंट। इसका मतलब होता है सेंट्रल में वो टॉपिक्स होते हैं जिस पे लॉ बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, स्टेट में वो टॉपिक्स होते हैं जिस पर लॉ बना सकते हैं स्टेट वाले सीएम, कॉन्करेंट में वो टॉपिक्स होते हैं जो दोनों मिलकर बनाते हैं। तो ये प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और सभी स्टेट्स आपस में ट्रेड करें, ठीक है, फ्रीडम हो इसकी, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जर्मनी से हमने इमरजेंसी की पावर ली है। अगर भाई देश पे संकट आता है तो आप सभी के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे।
साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया है। अगर हमें कुछ बदलाव करना है, अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, अगर चेंजेस करने हैं, लग रहा है टाइम के साथ कुछ बदलना है, तो आप कर सकते हो। और जो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन हो, देखो कुछ तो नॉमिनेशन से आते हैं, कुछ मेंबर इलेक्शन से आते हैं, तो वो इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, तो वो साउथ अफ्रीका से ही हमने लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमारी प्रियम्बल में 3 वर्ड लिखे हुए हैं। प्रियम्बल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को खोलते हैं तो सबसे पहले पेज पे वो लिखा होता है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखी होती है प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज भारत। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमने फ्रेंच मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, कि आप सभी को लिबर्टी दो, सभी को आज़ादी हो, सभी इक्वालिटी के साथ रहें। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, भाईचारे के साथ आप सभी रहो। सो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को द बैग ऑफ बोरोविंग भी कहा जाता है, उधार का टोकरा। मीन्स हमने अलग अलग देशों से प्रोविजंस लिए हैं। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल फिलोसफी क्या कहती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप की बात कही गई है। आप किसी भी स्टेट के हो, आप सिटीजन इंडियन ही कहलाते हो। सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बेसिक फ्रीडम्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, जहां आपके राइट्स हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, भाई देश को बचानी है तो भाई आपको पॉल्यूशन नहीं करना, और ये सब बातें हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है कि सभी रिलीजन, सभी कल्चर की, सभी लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करो। डीपीएसपी जो मैंने पीछे बताया, स्टेट कुछ भलाई का काम करे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि आप इसको टाइम के साथ बदल सकते हो। रिजिड क्यों है, कि आप एकदम से पूरा नहीं बदल सकते। और हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री होती है, यहाँ पे लीडर्स होते हैं और वो आंसरेबल होते हैं, जो कि लोकसभा में बैठ के जवाब देते हैं कुछ भी काम गलत करेंगे तो ये सारी बातें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। ये हमारे कुछ मेन फीचर्स हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कभी बदली नहीं जा सकती, ये हमारा बेस है। राइट्स, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये बातें आप हटा नहीं सकते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट्स सभी को मिलेंगे, सिटीजनशिप सभी को मिलेगी, इक्वालिटी सभी को रहेगी, चाहे कोई भी कास्ट का हो, फ्रीडम सबको मिलेगी। ये आप कभी नहीं हटा सकते, अमेंडमेंट करके आप नहीं बदल सकते इसको। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बुराई करी जाती है, कुछ क्रिटिसिज्म होता है, लाइक ये बहुत लंबा है, बहुत डिटेल्ड है, इसमें बहुत लंबा है ये। इसके जो प्रोविजंस हैं ये हमने वेस्टर्न कंट्रीज से चुराए हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, बोरो करें, उधार ले रखे हैं, अपना नहीं बना सकते थे, ऐसा बुराई वगैरह लोग करते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो हर तरीके के लोग इसमें नहीं थे। जो कुछ पिछड़े लोग होते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, ऐसा कुछ क्रिटिक्स का मानना है। कहते हैं कि भाई ये आपने, कुछ लोगों ने, कांग्रेस वालों ने मिलकर बना दिया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाइब्रेंट है, सरकमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग बदल सकता है। जब समय आए तो आप चेंज कर दो, आप चाहो तो बदलाव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी, है ना। लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि रेलेवेंट है। ये नहीं है कि 1950 में बना के लागू किया था तो तब से एक धूल खा रहा है, ऐसा नहीं है। हर थोड़े थोड़े टाइम बाद ये चेंज होता रहता है और बहुत अच्छा है, डायनामिक है, सोसाइटी के साथ इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बदलता है ये भी नए नए इसमें प्रोविजंस अपने ऐड करता है, और मॉडिफाई कर सकते हो आप उसको जब जरूरत पड़े, अमेंडमेंट करो। अमेंडमेंट वर्ड का मतलब ही होता है मॉडिफाई करना, बदलाव करना। जब आपको लगे कोई चीज बदलनी है तो आप उसका बदलाव कर सकते हैं। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलना है, मान लो कोई रूल पसंद नहीं आया, आपको उसको हटाना है, तो आप क्या करेंगे, पार्लियामेंट में ये बात स्टार्ट होगी, सबसे पहले ये डिस्कशन होगा। फिर आर्टिकल 368 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर बताया जाता है कि वो अमेंडमेंट होगा कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि अमेंडमेंट तो आप कर लो, ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते। जो बेसिक चीजें हैं, कोर प्रिंसिपल्स है जो मैंने आपको बताया, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, वो नहीं अफेक्ट होने चाहिए। तो अगर आप देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। क्यों, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे हैं आप तुरंत चेंज कर दो फटाफट से, है ना, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, आप उनको इजीली नहीं चेंज कर सकते हो। तो अभी तक 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो चुके हैं। 3 तरीके से अमेंडमेंट किया जाता है। देयर आर 3 ways टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला तरीका सिंपल मेजोरिटी। अगर आपको कोई नया स्टेट बनाना है, पार्लियामेंट में सभी लोग बोल दें हाँ भाई मेजोरिटी में अगर यस है तो बन जाएगा। अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है स्टेट में, उसको एबॉलिश करना है या बनाना है, तो भी आप नॉर्मली सबसे पूछ लो, यस नो, आपको पता चल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आता है स्पेशल मेजोरिटी।
अगर आपको फंडामेंटल राइट्स बदलने हैं तो आप क्या करोगे, आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, फिर वहां पे आपको बहुत लोगों से पूछना पड़ेगा। एंड अगर आगे बढ़ूं मैं, ठीक है, तो ये स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है कुछ कुछ मामलों में, और बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, पार्लियामेंट प्लस में पूरे देश के हाफ स्टेट्स जब मिलकर यस करते हैं तब कुछ होता है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का मेथड होता है जब उनको इलेक्ट किया जाता है, तो सारे लोगों को शामिल किया जाता है। तो ये अगर चीजें बदलनी है तो आपको सभी को शामिल करना पड़ेगा, अकेले आप नहीं कर सकते, इसमें आपको पूरा पार्लियामेंट प्लस आधा स्टेट का सपोर्ट चाहिए होता है। 3 तरीके थे, मैंने आपको बता दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, उसके फीचर्स क्या हैं, क्या काम आता है, कैसे बना, ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको पहला चैप्टर तो अच्छे से क्लियर कर दिया है मैंने। फीडबैक आप लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।